कार्यालय चलो, कार्यालय मिलेंगे साहब, मदन जी हम आ गए। हाँ जी, थोड़ा होना भाई एक बार मिलेंगे। नमस्ते। सर नमस्कार सर, मैं डीसी सर बहुत बहुत एक मिनट गौरव लगता कर दूंगा। चलो गौरव भाई साहब आप नीचे करिए। नरवाना में बाप पकड़ दी रास्ते में तो पकड़ो तो मैं भी आओ सर आओ। नमस्कार सत्यवान मानस विवेक आर्य जी और माननीय एसएसपी महोदय श्री राजेश कुमार जी, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह कि आप एक ग्रुप फोटो के साथ और एक सिंबॉलिकली चेक इस प्रथम आई टीम को दें, जिनको कि 31,000 रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और जिला स्तर के इस कार्यक्रम में इनको प्रथम स्थान दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब मेरा निवेदन रहेगा, जो बहुत ही सहनशील भी है और हर प्रकार के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं, श्री प्रवीण कुमार पोथी जी, जो जिनको दूसरा स्थान मिला है, जो माननीय उपायुक्त महोदय के समीप सहायक भी हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अनेक प्रकार की स्ट्रीट वेंडर इत्यादि योजनाओं को आखिरी पायदान तक पहुंचाने में माननीय उपायुक्त महोदय का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। इनको द्वितीय पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए का सिंबॉलिक चेक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। महोदय, मेरा निवेदन है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका के नाम से ही पता चलता है कि विपदाओं में ये अवसर ढूंढता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी गांव कितने लंबे समय से आजादी के बाद हमारे गांव के लोग लालडोरा क्षेत्र के अंदर जो उनकी कोई काम नहीं कर सकते थे, उनका अधिकार भी नहीं था, एक कब्जे में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री सुभाष जनाब मोहम्मद इमरान रजा जी IAS। सुशासन दिवस के जिला स्तरीय का श्री रुद्राक्ष मिटा जी, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी। जनाब, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो गुरुग्राम में है और जिनमें के हमारे गतिशील ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि आज के राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री है। इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से माननीय और अच्छा प्रयास हुआ है, जिसके मार्फत आखिर पंक्ति में बैठे एक आम जन को हमारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस सुशासन दिवस पर क्रियान्वित 55 विभागों के 550 से ज्यादा ऐसी सेवाएं, योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनके माध्यम से हमारे ग्रामीण स्तर पर खुले हुए CHC सेंटर, अटल सेवा केंद्र, यहाँ तक कि मोबाइल से भी उन सेवाओं का सीधा ऑनलाइन लाभ आपका बहुत ही सफल प्रयास और बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है। लोगों का दफ्तरों में आना जाना, कागजी खर्च, जमा खर्ची और समय की बहुत ही ज्यादा बचत हुई है। साक्ष्य है कि पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीकरण है, जैसे कि दिखलाया जा रहा पत्र है, जितनी भी सेवाएं जिनकी की जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में रहती है, उनको घर बैठे महोदय उस बारे सीधा लाभ मिलता है। बहुत ही बेहतर, अच्छा और सार्थक प्रयास। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना से और हरियाणा सरकार की चिरायु योजना बनी सोने पर सुहागा। आयुष्मान चिरायु योजना से हरियाणा के 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब तक 16,70,00,000 टेस्ट मुफ्त हुए। भेदभाव को मिटा सभी को गले से लगाया, हर हरियाणा वासी का जनता खुशहाल, सुशासन की जय जयकार।
बीज मेरी फसल, बीज, खाद, किसानी की मशीनरी और लोग सब घर बैठे मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख से अधिक किसानों को 860 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बीमा क्लेम के रूप में मिला है। फल सब्जी पर भावांतर भरपाई जारी है। आज किसान जमा स्वाभिमान सुशासन को प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा की 10 साल की सुशासन यात्रा केवल सरकार सफलता नहीं, बल्कि जनता की शक्ति और विश्वास की कहानी। हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वह गरीब, ये केवल सरकार के पक्ष के द्वारा ही ये लागू ना हो, इसमें भारतवर्ष की सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक दल इसमें चर्चा के बाद एक मत हो और फिर इतनी बड़ी व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हो। मैं समझता हूं सुशासन के मामले में इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता। के अंदर का व्यापारी तो इस बात को समझता है, क्योंकि वो तो रोजमर्रा के जीवन में इस 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। मुझे कई बार विदेश जाने का मौका मिला और हमारे जो वहां पर एनआरआई हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, उनकी मीटिंगों में जाने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के व्यापारी, यहाँ के ट्रेडर दोयम दर्जे का हम लोगों को नागरिक मान करके चलते थे, लेकिन इस व्यवस्था के बाद हम लोगों का एकदम से सतत पर जाकर भी टारगेट देते हैं कि आप एक बार इसका विश्लेषण जरा करिए, आप नीचे जाकर के देखिए कि योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये हमेशा से फील्ड में रहते हैं और इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि सुशासन की जो व्यवस्था है केवल ये नाम की व्यवस्था ना रहे और ये नीचे तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। नाम की व्यवस्था हमने देखी थी, हमारे देश का दुर्भाग्य, एक बटन के साथ 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो 100 पैसा आकर के नीचे गरीब के खाते के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है, निश्चित रूप से अगर हरियाणा की हम चर्चा करें, जिस प्रकार से स्कीमों का डिजिटलाइजेशन हुआ, ऑनलाइन स्कीमें हुई और लाभ लोगों तक पहुंचा, लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आने का काम इस सरकार ने किया है और ये आप लोगों के माध्यम से हुआ है। करने वाली मशीनरी तो सारी हमारे समक्ष बैठी है और इसी प्रकार से बहुत सारी बातों की चर्चा करते करते एक विजन सरकार ने ये देखा कि हम 2047 तक, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के स्वप्न देखे नहीं जाते थे। पूर्व की सरकारों की आलोचना करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार की सरकारें चलती थी, केवल अपना कार्यकाल जो मिला है उसको पूरा कैसे करें और अपने एजेंडे को किस प्रकार से लागू करें, इस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर चलती हमने देखी है, आपने देखी है। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है कि अटल जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, दुनिया में भारत इस 21वीं सदी में कैसे भारत का परचम फहराए, इस बात के ऊपर जो काम शुरू हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी ने उस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का काम किया, एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न हम सब लोगों को भी साकार करने के लिए हमारे और आपके एजेंडे में डालने का काम किया कि हम सब भारतवासी, 140 करोड़ देशवासी, हम किस प्रकार से इस देश को 2047 तक, यानी कि आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे, कैसे विकसित राष्ट्र के श्रेणी के अंदर भारत को हम खड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार का स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री ने देखा। जीवन में हम लोग कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं कि किसी के उम्र के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको 25 साल के रूप में मनाता है, कोई अपनी शादी की साल के 25 साल होते हैं उसको मनाता है, कोई 50 साल होने पर मनाता है, कोई षष्ठी पूर्ति यानी कि 60 साल जब होते हैं जीवन के अंदर, तब सैनी साहब आप और हम मनाते देखते हैं सब लोगों को उस दिन को। लेकिन हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो एक व्यवस्था भी देखी जब देश की आजादी के लगभग 25 साल हुए थे, यानी कि संविधान के लागू होने के 25 साल बाद इस देश के अंदर किस प्रकार की एक व्यवस्था आई थी, इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी थी। इस प्रकार का दिन देश की जनता नहीं चाहती कि इस प्रकार का कोई दिन आए कि विशेष कोई दिन हमारे देश के सब नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का जो दिन हो, उसमें देश की जनता विलाप करे, उसमें देश की जनता ये कहे
इस देश के अंदर तो लोकतंत्र की हत्या हुई, इस प्रकार का दिन देश की जनता नहीं देखना चाहती। देश की जनता देखना चाहती है जिस प्रकार से संविधान के लागू होने के 50 वर्ष हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक सपन देखा था, वो था विकसित भारत का। अंत्योदय के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, सड़कों को जोड़ करके, टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से, संविधान की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर, और खास करके 26 नवंबर जिस दिन 1949 को संविधान को अंगीकार किया था, उस दिन को भी मनाना और उसमें देश की जनता को शामिल करना, ताकि हम जो भारत के जो नागरिक हैं, हम भारत के जो लोग हैं, वो हमारे अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक हैं, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों, और संविधान में किस प्रकार के अधिकार हमें मिले, किस प्रकार से हम अपने लिए उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, हम समाज और देश को, राष्ट्र को आगे लेकर के जाने के लिए इन अधिकारों का और कर्तव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस बात की बहस देश की जनता के सामने हो, ताकि वास्तव में सुशासन की स्थापना इस देश के अंदर हो। इस प्रकार का विजन हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के चले, और 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, आप लोगों ने भी यहाँ साहब के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया होगा, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी रही होगी। संविधान के अंगीकार करने का जो दिवस था उस दिन, तो इस प्रकार से ये देश आगे बढ़ रहा है, और इसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी, बहुत अहम जिम्मेवारी होती है। इसमें देश के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें, या मोदी जी की, या आदरणीय नायब सिंह जी की बात करें, केवल इनके स्वप्न देखने से या देश की जनता के दिल के अंदर इच्छा जागृत होने से सुशासन की व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। ये सुशासन की व्यवस्था कायम होगी तो निश्चित रूप में देश की जनता, प्रदेश की जनता के साथ साथ आप जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये अगर अटल जी के इस जन्म दिवस, सुशासन दिवस के ऊपर संकल्प लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप में दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस संकल्प को पूरा होने से रोक दे। हम लोग इतने सालों में इतने आगे बढ़े हैं, आजादी के इन 75 वर्ष में देश ने बहुत तरक्की की है, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं की है, लेकिन जो देश हमारे आसपास आजाद हुए थे, उन लोगों ने हमसे ज्यादा तरक्की की है। इस बात को भी हम लोगों को मद्देनजर रख करके, और जो भी हम लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे वो गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करने की है, या डेवलपमेंट के काम धरातल के ऊपर उतार करके समय सीमा के अंदर पूर्ण किस प्रकार से वो हों, इस बात की जिम्मेवारी हम लोगों की है। अगर कोई भी काम, लोग इस बात को समझते हैं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि भी थे, और वो अपनी कविता में किसी भी की भी आलोचना करने से चूकते नहीं थे। जो उनके मन के अंदर जो बात आती थी, उनकी लेखनी में और उनकी जुबान से वो निकल करके आती थी। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, क्योंकि जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार की हलचल हुई थी, देश के बड़े नेताओं को उठा करके जेलों के अंदर डाल दिया गया था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर डाल दिया गया था, तो देश के अंदर एक मायूसी का, एक इस प्रकार का वातावरण था। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी थी, वो कविता मैं कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। कल्पना है कवि की कि भरी दोपहरी में भी सूरज जब अपने यौवन पर होता है, उस समय परछाई से सूरज हार जाता है। इस प्रकार की कल्पना। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आगे वो कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अभी अंतिम आहुति बाकी डलनी है, देश को
परम वैभव पर लेकर के जाने की आहुति अभी डलनी है। उसमें आप और हम सब लोग अपने पुरुषार्थ से लगे हुए हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दतीची हडियां गलाएं, नव दतीची हडियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आइए हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को अपने मन के संकल्प के रूप में लेकर के इस कार्यक्रम से जाएंगे तो निश्चित रूप में आज ये कार्यक्रम और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी, केवल भागीदारी नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी। लिखी पंचायतों का निर्णय किया, परंतु कुछ लोग उसके विरोध में भी नहीं, विरोध में का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे ये भी खुशी है कि गांव कितने लंबे समय से आजादी के बाद हमारे ज्यादा बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जैसा कि मुझे अभी आदेश हुए हैं माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से, सभी वक्तव्य दे रहे थे, उनको भी आपने सुना है कि आज पूरे देश भर में एक स्थान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक स्थान से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी गुरुग्राम से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाकी सब जिला हेडक्वार्टर पे कोई न कोई मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनता तक एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या सरकार चलाने की नीति हो, राजनीति, राज करने की सब चीज़ों के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न उन्होंने देखा था। और उन्होंने स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या किसान की फसल की बिक्री का पैसा हो या फसल के मुआवजे का पैसा हो या फिर बेरोजगार नौजवान को कैसे हम लोग मेरिट के आधार पर रोजगार दे करके और पूर्व की व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई थी उसके अंदर बदलाव करना हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने सुशासन के नाते से किए हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण से जिस प्रकार का एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और ये निश्चित रूप में इसकी तरफ कदम बढ़े हुए हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर छातित होकर के खड़े हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा और इसी सुशासन के रास्ते पर चल करके सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आई है जी लोकसभा में। क्या देश की जनता को किस तरह का फायदा उसका? देखिए, देश की जनता ने देखा है वन नेशन वन इलेक्शन, आज़ादी की जब प्राप्ति हम लोगों को हुई थी उसके बाद कई साल तक ये व्यवस्था लागू रही थी। 1967 के चुनाव तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर थी और देश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा रही थी। रोज रोज इलेक्शन नहीं होते थे, ना देश का पैसा ज़्यादा खर्च होता था, देश की मशीनरी का समय बचता था और आम आदमी भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगता है उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसकी भी बचत होती थी। तो ये सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम
ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस विषय को दिया गया ताकि सब दलों की एक सहमति निकल करके, और खाली सब राष्ट्रीय दलों की सहमति नहीं बल्कि ये चर्चा के लिए जनता के बीच में नीचे तक जाए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर पंचायत तक और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हैं वो इस व्यवस्था से सारे प्रभावित होंगे, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो देश की पूरी जनता इसके ऊपर विचार करे, मंथन करे, उसके बाद इसको लागू हो, ऐसी इच्छा देश के प्रधानमंत्री जी की है और ये होना भी चाहिए। ब्राउन जी, अपने एक कैसे बोल सुधार करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में बात कह रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम किसी भी प्रकार की चूक करें ना। अगर कहीं चूक किसी से हो जाती है तो उस चूक का, उस भूल का सुधार भी हो जाता है। टिप्पणी अम्बेडकर लेकर राजनीति नहीं समझ रही, क्या कहना सर आपको? देखिए, ये केवल और केवल एक राजनीति है। आज वो लोग माननीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भाषण हम सब लोगों ने सुना, राज्यसभा के अंदर उनका भाषण था, मैं उसमें उपस्थित था। कहीं कोई अनुचित बात अमित शाह जी ने नहीं की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगाह किया था कि आप लोगों ने देश का भी बहुत नुकसान किया, बहुत अपमान किया है। आज देश संविधान की अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश की आज़ादी की 75 वर्ष हम मना चुके हैं। उस सफ़र के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को जब उनकी कमियां भी गिना रहे थे, और हमारी खासियत जो है, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का किस प्रकार से सम्मान किया, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण हुआ था उसका सम्मान करते हुए कैसे देश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है, इस सारे विषय को जब रख रहे थे तभी कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी है देश की जनता के सामने आ गई, उनके ऊपर उंगली उठाया था। ये बेवजह उंगली हमारे नेताओं के ऊपर उठाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर विषय है और देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत किया है। डल्लेवाल जी पंजाब से आते हैं, लेकिन हमारे वो किसान भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। डल्लेवाल जी ने बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है। क्या पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व की, जिसने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया कि हरियाणा में सारी फसलें उसके ऊपर खरीदी जाएंगी, MSP के ऊपर खरीदी जाएंगी। क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं आता कि हरियाणा की इस व्यवस्था के कारण से, नायब सिंह जी की घोषणा के कारण से कि सारी फसलें MSP पे खरीदेंगे, कोई किसान आंदोलन में नहीं जा रहे? क्या ये व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया हुआ है, ये पंजाब की सरकार नहीं कर सकती? पंजाब की सरकार को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे दरियादिली दिखाई है, किसान के दर्द को समझा है, इसी प्रकार से पंजाब की सरकार को ये व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि पंजाब में सारी फसलें वो हरियाणा की तरह MSP के ऊपर खरीदें। और रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से बाहर करने की योजना कर रही है सरकार, क्या कुछ करेंगे? देखिए, देश के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। देश के जो नागरिक हैं, वो देश का हर नागरिक भारत माता की जय जयकार करे। भारत माता को अपमानित करने वाला कोई भी नागरिक किसी भी देश से आकर के नागरिक लेने का प्रयास करता है तो भारत की धरती पर सहन नहीं होगा। कि किसी भी प्रकार से हमारी सरकारें और प्रशासन मिलकर के नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन करके बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी, जो देश को खंडित करने का सपना संजोएगी।